नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राजधानी लखनऊ में राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित हेरिटेज कॉन्क्लेव आयोजित किया और इसके एक दिन बाद रविवार को पर्यटन निदेशालय ने विंटेज कार रैली का शुभारंभ किया। संस्कृति और धर्मार्थ कार्य मुकेश कुमार मेश्राम ने पर्यटन भवन से हरी झंडी दिखाकर विंटेज कार रैली का रवाना किया गया और वहीं उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने एक संदेश में कहा कि हेरिटेज कॉन्क्लेव से लेकर विंटेज कार रैली जैसे आयोजन अपनी विरासत को संजोए रखने का ऐसा प्रयास है जिसमें जनता और सरकार दोनों की समान भागीदारी जरूरी है। ऐसे आयोजनों से आमजन अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के प्रति आकर्षित होते हैं। उधर सिटी मोंटेसरी स्कूल अलीगंज प्रथम कैंपस के मेधावी छात्र शांतनु द्विवेदी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी कि क्लेट की परीक्षा में जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया 8वीं रैंक हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ का गौरव बढ़ाया है और साथ ही यूपी टॉपर का खिताब अपने नाम किया है। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में इस साल सीएमएस के सर्वाधिक 51 छात्रों ने क्लेट परीक्षा में चयनित होकर लखनऊ का नाम रोशन किया है। सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने सीएमएस छात्रों की अभूतपूर्व सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और प्रोफेसर किंगडन ने कहा कि सीएमएस परिवार अपने छात्रों की उपलब्धि पर गौरवान्वित है और ऐसे में सीएमएस छात्रों की ये सफलता अन्य छात्रों के लिए भी प्रेरणा स्रोत होगी। उन्होंने सीएमएस प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का भी हार्दिक आभार व्यक्त किया है, विश्वास व्यक्त किया और निश्चित ही ये मेधावी छात्र आगे चलकर देश की न्यायिक व्यवस्था में रचनात्मक योगदान देंगे। साथ ही सीएमएस अलीगंज प्रथम कैंपस की वरिष्ठ प्रधानाचार्य ज्योति कश्यप और प्रधानाचार्य शिवानी सिंह ने भी यूपी टॉपर शांतनु की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। क्लेट में हासिल किया और 8वीं रैंक हासिल की शांतनु ने और लखनऊ का गौरव भी बढ़ाया है। ऐसे में क्लेट में हासिल किया 8वां रैंक। उधर प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस ऐतिहासिक आयोजन को दिव्य और भव्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए देश विदेश में व्यापक प्रचार अभियान चला रही है और इसी क्रम में विभिन्न राज्यों में मंत्रियों को नामित कर रही है। वहां के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से भेंट के माध्यम से उन्हें महाकुंभ में आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल को गुजरात में प्रचार प्रसार और आमंत्रण कार्य के लिए नामित किया गया है। और इसी क्रम में रविवार को शाम में प्रदेश के दोनों मंत्री गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचे, जहां पहले दिन उन्होंने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से औपचारिक मुलाकात की। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात के दौरान महाकुंभ 2025 की विशेषताओं पर चर्चा हुई और मंत्रियों ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य रूप से आयोजित करने के लिए सभी तैयारियां कर रही है। तो महाकुंभ में आने का न्योता दिया है और ऐसे में
गुजरात दौरे पर यूपी के मंत्री जो कि महाकुंभ मेले में जो है आने का न्योता दिया, निमंत्रण दिया और साथ ही साथ योगी सरकार जिस तरीके से दिव्य और भव्य महाकुंभ मेले को आयोजित करने में प्रयासरत है, उसको लेकर उन्होंने आमंत्रण किया। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल के त्याग, संघर्ष और दूरदर्शिता का फल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने से पहले जो है किसी को उचित सम्मान नहीं मिलता था। इससे इतने साल बीत गए और कांग्रेस पार्टी ने सरकार पटेल जो है के लिए एक स्मारक तक नहीं बनाया। मैं तो गजेंद्र सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले ही मेरे हाथ से सरदार पटेल की ये विराट मूर्ति का उद्घाटन कराने का। सरदार पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ न इतिहास ने न्याय किया, न देश ने न्याय किया। वो महान व्यक्ति के गुण, त्याग, बलिदान और उसकी कर्मठता, दूरदर्शिता का सुफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले वो व्यक्ति को उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला। इतने साल हो गए एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित किया। सरदार साहब उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भूल सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने नाम, प्रसिद्धि, इसकी कभी चिंता नहीं और देश के सामने पड़ी कठिन से कठिन विपदाओं को अपने सर पर लेकर उस आयु में बीमार अवस्था में भी दिन रात काम कर देश को उससे मुक्ति दिलाने का काम सरदार साहब ने। सरदार साहब न होते तो 556 से ज्यादा रियासतें एक होकर आज जो भारत का नक्शा दिखता है वो कभी नहीं दिखता। वो सरदार साहब का ही योगदान है कि आज हम भारतीय संघ के रूप में खड़े। गुजरात और राजस्थान की कई रियासतें हमारे जोधपुर को भी अनेक षड्यंत्रों से मुक्त कराकर भारत के साथ जोड़ने का काम किया है। और आज मैं आयोजकों को जरूर साधुवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जोधपुर सर्किट हाउस के प्रांगण में सालों तक प्रेरणा दे सके ऐसी सरदार साहब की उत्तुंग प्रतिमा का यहां पर आज उद्घाटन किया है, उसको स्थापित किया है। 1100 किलोग्राम की ये प्रतिमा कई धातुओं से मिश्रित होकर बनी है। 11 फुट ऊंची है और 8 फुट ऊंचे स्थान पर उसको लगाया गया है। इसकी हाइट भले 11 फुट हो, इसकी सुगंध युगों तक पहुंचेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। सरदार साहब ही थे जिन्होंने जोधपुर रियासत को महाराजा जोधपुर को समझाकर विलीनीकरण करने का काम किया। वो ही थे जिन्होंने जोधपुर एयरबेस को एक स्ट्रेटेजिक एयरबेस बनाने का काम किया और वो ही थे जिन्होंने पाकिस्तान की इस और की सीमा से वो एयरबेस बनाकर
हमेशा के लिए भारत को सुरक्षित करने का काम किया। जब भारत की स्वाधीनता पर चर्चिल का रिएक्शन मांगा गया, चर्चिल ने कहा था ये देश स्वाधीन होने के बाद इसका आयुष्य कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा, खंड खंड बिखर जाएगा। चर्चिल भी बोले थे और सरदार साहब ने कर कर दिखाया। चर्चिल आज झूठे साबित हुए, इनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई। आज भारत गौरव के साथ पूरे विश्व के सामने सीधा तान। उधर भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मनामा डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए बहरीन के मनामा पहुंचे, जहां उनका स्वागत बहरीन के जो है विदेश मंत्री ने किया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर चौथे भारत बहरीन उच्च संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा भी की जाएगी। Now, where India is concerned, as Dr. Gegerich said, we have a long history. I don't want to dilate on that, but let me give you, in a sense, perhaps by mentioning a few points, a contemporary sense of the importance of this region for us. It is a region, and here I'm now talking of the GCC nations only. I mean, if I add Iran and Iraq, the numbers would be higher. It is a region where we do about 170 to 180 billion dollars worth of trade every year, where there is an Indian diaspora today of about 10 million people and growing, which is for us not just a key energy partner, but a broader economic partner, a very crucial source of investment, and increasingly an important technology collaborator. It is, as I said, yes, very, very important for energy, but also for us for fertilizers. We are the second biggest fertilizer importer in the world, very crucial for our agriculture. So I cannot overstate the importance of this region of the Gulf, of the GCC in particular, to India. But let's go a little bit broader beyond that, to MENA, in fact, I would say to the Mediterranean, because that's, in a sense, the region beyond us. In the Mediterranean today, again, we have, with the countries of the Mediterranean, an annual trade of about $80–90 billion. We have, by the way, almost 500,000 Indians who live in the Mediterranean countries, 500,000 citizens. And today, when we look at the Mediterranean, we have Indian companies who operate a port, who are building an airport, who again, who have military production centers there, big trade partners. When we look again ahead at the green hydrogen economy, many of the crucial partnerships that we see are in the Mediterranean. Connectivity, because today I would say the primary preoccupation of the world is to de-risk the international economy. Now there are directly economic solutions to that, which is to rework, to build resilient, redundant, reliable supply chains. That's one part of it. But supply chains are only as good as the connectivity which support them. And the fact is, today the global connectivity is very fragile. It is very limited. Many of the historic disruptions have not been addressed. So we are today very heavily focused on trying to, in a way, find a kind of a new hardwiring for the international economy. And one of the most ambitious initiatives here is the IMEC, the India, Middle East, Europe Economic Corridor, which was agreed upon by a set of countries during the G20 in India in 23. And we hope that from India, across the seas, through this region,
to Europe, across the Mediterranean into Europe, we will see this connectivity corridor materialize. There is a second corridor, which is an older corridor, but which has a different routing and obviously different partners, and that is the International North-South Transport Corridor, which involves Iran, Azerbaijan, Russia, and its landing point in the West is somewhere else. We are also making an effort here to try to allow landlocked countries of Central Asia access to maritime ports, and we have a particular project in Iran which we believe could be of relevance to them. Now, while I'm pointing to the connectivity in this region, just so that you understand the full picture, I also want to share with you there's a connectivity corridor coming up between India all the way to the Pacific called the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway. And in fact, one day when these corridors are done, if the IMEC brings the Atlantic to India, the IMTT will actually take that connectivity from India to the Pacific. So you can actually envisage a connectivity corridor from the Atlantic to the Pacific, going through southern Europe, going through the Arabian Peninsula, cutting through the southern part of the Asian continent. So this truly has game-changing possibilities, but like everything game-changing, it has obviously a lot of hard work, a lot of resources, and many obstacles to overcome. उधर कानपुर के रमा विश्वविद्यालय में तृतीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। सीएम योगी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज के समारोह में जिनकी विशिष्ट उपस्थिति है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और इसी माटी के सपूत श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर सूरज पीएस कुशवाहा जी, कुलपति डॉक्टर जनार्दन अमरनाथ विजय, कानपुर की महापौर श्रीमती परिमला पांडे जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री सुरेंद्र मैथानी जी, महेश त्रिवेदी जी, अभिजीत सांगा जी, राहुल बच्चा सोनकर जी, विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक और रामा विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर प्रणव सिंह जी, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स और आज जिन छात्र छात्राओं को उनकी उपाधि वितरित हुई है, रामा विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी अन्य उपस्थित मेरे युवा साथी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण,
मेरे लिए यह क्षण अभिभूत करने वाला है। कानपुर जनपद के एक अर्धविकसित क्षेत्र में जो यात्रा 4 दशक पूर्व प्रारंभ हुई थी, जो बीज रोपा गया था, आज एक विराट वट वृक्ष बनकर के एक विश्वविद्यालय के रूप में न केवल शिक्षा का, न केवल स्वास्थ्य का, न केवल तकनीकी ज्ञान का, बल्कि नवाचार, शोध का भी, निवेश और रोजगार का भी एक बेहतरीन केंद्र बनकर के उभरा है। और आज विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में आपके इस भव्य आयोजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, निदेशक, कुलपति और विश्वविद्यालय परिवार के प्रति सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, उनके उज्जवलमय भविष्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुलाधिपति महोदय ने जब दीक्षोपदेश आप सबको दिया था, तो उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ यहां पे दीक्षोपदेश का पाठन किया। आपने भी उनके साथ वाचन करने के साथ अंत में प्रतिज्ञा ले ली। वास्तव में प्राचीन भारत की गुरुकुल परंपरा के उस प्रावर्तन समारोह का ये दीक्षांत समारोह हिस्सा है, जिसमें कोई स्नातक अपनी शिक्षा को अर्जित करने के बाद अपने एक नए जीवन में प्रवेश करता है और उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा, जो किसी गुरुकुल में किसी ऋषि के आश्रम में स्थापित थे, उनके द्वारा यह उपदेश अपने स्नातकों को दिया जाता था कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। और उसके बाद फिर यह दीक्षा उपदेश आगे चलते चलते हर उस स्नातक के लिए, उपाधि धारक के लिए आवश्यक था कि हम जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो न केवल इस शिक्षा को बल्कि संस्थान को भी कहीं कटघरे में खड़ा करता हो, यानी उस समय के गुरुकुल की परंपरा को भी कटघरे में खड़ा करता हो। जीवन में अन्य अवसर ऐसे आते हैं जो व्यक्ति को महान बनने का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन यह व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उसको अपने अनुरूप ढालने की सामर्थ्य रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा है, और इसके लिए उसका श्रद्धावान बनना। याद रखना, आप रामचरितमानस पढ़ते होंगे और रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हुआ है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों